हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी पहले समझेंगे पॉवर्टी है क्या, और पॉवर्टी से रिलेटेड जो है बहुत सारे एस्टिमेशन कौन कौन से थे यहाँ पर ये पढ़ेंगे। पॉवर्टी का रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के, और साथ में साथ हम ये भी देखेंगे कि पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जो भी लॉन्च किए, उन प्रोग्राम का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या इम्पैक्ट रहे हैं और क्या फेलियर रहे हैं, और हमारा क्या सजेशन होगा कि पॉवर्टी रिमूवल के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, लेकिन हम पहले इसमें पढ़ते हैं पॉवर्टी के बारे में और उसके वेरियस एस्टिमेशन के बारे में क्लास। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी डिफाइन करना जिसे हम गरीबी बोलते हैं क्लास, ठीक है। यह एक कहते हैं कि मिनिमम आधारभूत जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है आदमी तो कहा जाता है कि गरीब है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो शेल्टर्स, हेल्थ, एजुकेशंस, इन सबको ऐड कर लिया जाए तो कहा जाता है कि अगर इसकी ये रिक्वायरमेंट, इसकी भरपाई नहीं कर पाता है एक पर्सन, तो कहा जाता है कि वो आदमी गरीब है, ठीक है। तो बहुत सारा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिंपल रहना है कि यह एक है पॉवर्टी को किस बेस पे मेजर कर रहे हैं। आप इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर रहे हैं कि भाई एक आदमी की इतनी इनकम नहीं है पर मंथ की तो वो गरीब माना जाएगा, या एक आदमी की इतनी कंजप्शन पर डे की नहीं है उसको तो गरीब माना जाएगा, एक्सपेंडिचर नहीं है तो, या एक आदमी को इतनी कैलोरीज पर डे नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो गरीब माना जाएगा। तो गरीबी की जो पैमाना है, मेजर करने का तरीका है, वो चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। अगर मैं बोलूँ कि पर मंथ आपका कितना खर्चा हो रहा है, तो पर डे कितना खर्चा कर रहे हैं आप, तो अगर वो पर डे या पर मंथ उतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा तो गरीबी माना जाएगा उसको, आदमी को। तो गरीबी के डिफिनेशन अलग अलग हैं, बहुत सारी बुक्स में है, उसको देख लेना। लेकिन कुल मिला के कहना यही चाहता है कि हम किस बेस पे मेजर करते हैं। दूसरा क्लास होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट में क्या होता है, सुना होगा आपने, जिसे निरपेक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव को सापेक्ष पॉवर्टी। सापेक्ष का मतलब होता है कि परसेंटेज वाइज काउंट कर लीजिए कि सपोज दैट आपके गांव में 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, तो कितने परसेंट हैं लोग जो एक हाई ग्रुप से, एक सर्टेन इनकम ग्रुप से नीचे हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक गांव की पॉपुलेशन है, 100 आदमी रह रहे हैं, और 100 में से अगर मैं 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 1000 रुपये से कम इनकम है मंथ की, तो कहा जाएगा वो एक सर्टेन परसेंट, 25% या 10% बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो क्या हो जाएगा वो क्लास, क्या हो जाएगी वो, रिलेटिव पॉवर्टी हो जाएगी। और ये बोला जाए कि एक आदमी पर डे इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हेड काउंट करते हैं, मतलब कहा जाता है एब्सोल्यूट में डॉलर ए डे, एक दिन में कितना खर्चा करता है, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है, उस रिलेटिव पॉवर्टी को क्लास कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। तो रिलेटिव पॉवर्टी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है, एक सर्टेन इनकम ग्रुप्स होना, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में होता है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पर डे कितना एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है, हेड काउंट मेथड सीखा। क्लियर हो क्लास, ओके। दूसरा होता है पॉवर्टी ट्रैप। क्या होता है पॉवर्टी ट्रैप, अक्सर पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो पॉवर्टी ट्रैप का मतलब होता है, जैसे आपने विशेष सर्कल पॉवर्टी पढ़ा था आपने, तो विशेष सर्कल में आपने क्या पढ़ा था कि डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, याद है आपको। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा बोलो, जैसे लो लेवल ऑफ इनकम होती है, अगर आपका लो लेवल इनकम है क्लास, तो क्या होगा, अगर इनकम लो है आपकी तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी लो प्रोडक्टिविटी होगी। और जो लो प्रोडक्टिविटी होगी तो क्या होगा क्लास, जब आपकी लो प्रोडक्टिविटी होगी तो आगे लो इनकम आएगी, ठीक है। और जब लो इनकम आएगी तो एजुकेशन क्या होगा या हेल्थ पे खर्चा क्या होगा, वो लो हो जाएगा। और लो, अगर एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन कैपिटल है क्या हो जाएगी,
ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी, मतलब स्किल्ड कैपिटल नहीं मिलेगी, वेल अच्छी कैपिटल नहीं मिलेगी। ह्यूमन कैपिटल के होने से जो लो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ए कंट्री पुअर बिकॉज इज़ अ पुअर, सुना होगा आपने। तो कहने का मतलब है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है और इसी चक्कर में वो चलता रहता है, इसे बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। नहीं समझ आया? जैसे बोलो कि आपकी गरीबी है, आपके पास इनकम है ही नहीं, आप गरीब हैं। इनकम ना होने से आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि आपका इनकम कम है तो सेविंग भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर प्रोडक्शन भी लो होगा, प्रोडक्टिविटी लो होगी, एम्प्लॉयमेंट लो होगा, जीडीपी लो होगी। जब जीडीपी लो होगी तो आगे सर्टेन इनकम भी तो कम हो जाएगी, और फिर अगेन इनकम कम हो जाएगी तो अगेन जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या होगा, गरीब का गरीब ही रह जाएगा, और उस गरीबी की वजह से उसके पास फिर ह्यूमन कैपिटल्स नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो चक्कर चलता रहता है इसे बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। क्लियर? ओके, अगली बात करते हैं क्लास, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसको एज्यूम कर लिया जाता है, जैसे अपनी पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है कि अभी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, $1.90 पर डे, ठीक है, पर पर्सन। अक्टूबर 2015 में डिसाइड किया गया था कि जो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि पॉवर्टी लाइन का जो होता है अगर $1.19 यानी कि $2 से पर डे इनकम कम है तो वो पॉवर्टी लाइन या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। ठीक है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या होता है क्लास? पॉवर्टी गैप इंडेक्स वो होता है कि जैसे कि सपोज दैट हम बोलेंगे कि एक सर्टन गैप कितना हो रहा है, एक इनकम के बाद वो पॉवर्टी रेखा के अंदर में आता है, एक इनकम का पॉवर्टी रेखा के बाहर हो जाता है। तो पॉवर्टी लाइन के गैप का मतलब ये होता है कि एस्टिमेशन, ठीक है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जब हम इसको इंडेक्स बनाते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस पॉवर्टी लाइन को टच कर रहे हैं या कितने गैप रह गया है इसको अचीवमेंट करने में, तो हम उसको पॉवर्टी लाइन गैप बनाते हैं क्लास। तो ये तो सिंपल थोड़ी सी थ्योरी थी, मतलब एक कॉन्सेप्ट थे समझाने के लिए आपको कि पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कमेटी हैं, अलग अलग एस्टिमेशन वो थे। तो क्लास अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो या रिलेटिव पॉवर्टी हो या पॉवर्टी गैप हो, ठीक है, या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हो या पॉवर्टी ट्रैप हो या विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहले आपको इसको डिफाइन कर देना एग्जाम में। फिर आपसे पूछा जाता है कि बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेशन थे। तो अगर मैं बात करूं क्लास कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो मैं एक वन बाय वन आपको बताना चाहता हूं क्लास, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करें तो हमारी कंट्री में प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशंस ये 3-4 थे। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी कहा जाता, सुना आपने होगा। तो दादा भाई नौरोजी ने है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने लिखा था, उनकी बुक का नाम था। और इन्होंने जो एस्टिमेशन दिया पॉवर्टी लाइन को, इन्होंने दिया था कि 60 रुपीज़ टू 35 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। अगर वो 16 रुपये 16 टू 35 पर कैपिटल पर ईयर, पर पर्सन पर ईयर, अगर 16 रुपये 1920 उसकी बात है, बहुत पहले की बात है भाई, थे तब वो उसकी बात करते हैं, तो इन्हें दिया था। इसके बाद क्लास दूसरा आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो 1938 में आई थी। और इस 38 में इन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन जो है 15 टू 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो मंथली बेस किया है, ठीक है। तो नेशनल रिक्वायरमेंट इन्होंने कहा है कि 15 से 20 रुपये, इन्होंने भी 16 से 35 रुपये की बात किया था बहुत पहले। जो बॉम्बे प्लान आया था, ठीक है, इन्होंने 75 रुपीज़ पर ईयर की बात किया था, याद रखना आपको थोड़ा सा। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के जो इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस जो कमेटीज़ थी, उन्होंने ये दिया कि एक आदमी अगर पूरे साल में 75 रुपये कमा रहा है, से कम कमा रहा है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो कहा जाएगा, ठीक है। अलग अलग एस्टिमेशन थे, ठीक है। इसके बाद
और भी आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी कमेटी बनी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो 1962 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप आया, और प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने क्लास, देखो मुझे देख के बताना पड़ रहा है कब कब क्या हुआ है। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने 1962 में किया था कि सेपरेटली पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन एरिया के डिसाइड किया था। तो ये बोलता है कि रूरल एरिया में जो 20 रुपीज़ और अर्बन एरिया में क्या किया था 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ डिसाइड किया था पर कैपिटल पर ईयर, पर कैपिटल पर ईयर डिसाइड किया था। इसके बाद क्लास दूसरा आता है, आपने इनका ज़्यादा नाम सुना होगा, BM दांडेकर एंड रथ। दांडेकर रथ ने 1971 में दिया था, और इन्होंने जो फार्मूला दिया इनके बेस पे था क्या, एक्सपेंडिचर बेस पॉवर्टी लाइन थी। इन्होंने जो दिया एक्सपेंडिचर बेस पॉवर्टी लाइन थी। दांडेकर रथ जो थे उन्होंने 1968 के लिए, देखो पावर 1971 में तो आया, लेकिन 1968 के लिए इन्होंने कितना दिया था 40 रुपीज़, ठीक है। रूरल एरिया में 40 रुपीज़ इन्होंने 40 रुपये बताए थे क्लास। 40 रुपीज़ से कम पर ईयर पर पर्सन कम अर्न करने वाला जो है ये गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लास इसी दौरान कुछ और भी कमेटीज़ बनी थी, जैसे कि प्लानिंग कमीशन आयोग वगैरह आया था, तो वहाँ पर उन्होंने कैलोरीज में डिफाइन किया। तो कैलोरीज क्या थी क्लास, याद होना चाहिए, इसको आप सुनोगे 2400 कैलोरीज ऑन 2100 कैलोरीज। तो रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज कंज्यूम करने वाला पर्सन अगर इससे कम कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहा है तो क्या होगा, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। और अगर अर्बन एरिया में है तो 2100 कैलोरीज पर डे उसको मिलनी चाहिए। अगर इतनी कैलोरीज नहीं मिल रही है उसको तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। तो अगर ये 2400 या 2100 जो कैलोरीज है इसको अचीवमेंट करने के लिए, इसको इस 2400 कैलोरीज में उसको ग्राफ्ट करने के लिए उसे कितना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास अगर मैं बैठा जाए तो अलग अलग है। बहुत पहले एक रिपोर्ट आई, उसको आपको डेप्थ में बाद में बताऊंगा, अभी जब हम डेटा पढ़ाएंगे तो हम आपको अभी सर ये बता रहे हैं। इसके बाद लकड़ा वाला कमेटी आई क्लास 1939 में, 1993 में लकड़े वाला कमेटी आई। लकड़े वाला कमेटी ने अपनी ओपिनियन में बताया, इन्होंने 2 फार्मूले लिए क्लास, इन्होंने 2 अलग अलग तरीके लिए, रूरल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए और अर्बन एरिया में पॉवर्टी को डेवलपमेंट मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रूरल एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल एरिया में इन्होंने क्या एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स लिया, और अर्बन एरिया के लिए इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स लिया। आपने सुना होगा उसको, एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग अलग इन्होंने फार्मूले लिए। मतलब उनकी, आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल लेबर इंडेक्स या एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स, ठीक है। तो इसके बेस पे इन्होंने डिसाइड किया था, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आपको बताना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे, ठीक है, लकड़ा वाला फार्मूले ने ये बताया कि अलग अलग इंडेक्स लिया रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। एक ने एग्रीकल्चर बेस किया रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए इंडस्ट्रियल बेस किया। इसको आप समझ लेना। तीसरा क्लास आती है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, इन सब चीज़ों को इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, और तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में आई, रिपोर्ट दी आपने, 2008 में बनाई गई, और 2004-05 के लिए ये जो रिपोर्ट दिया है 2004-05 के लिए दिया। तो 4-5 के लिए तो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट दी, उसने अलग अलग तरीके से बताया। उसने कहा कि 4-4-6
68 रुपीज़ कहाँ पर कैपिटल पर मंथ रूरल एरिया में क्लास, और 578.80 रुपीज़ पर कैपिटल पर मंथ अर्बन एरिया में अर्न करने वाला व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से, इससे नीचे अर्न करने वाला व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। और इस एक्सपेंडिचर, और कहने का मतलब है कि ये जो 446 रुपीज़ है, अगर इसको आप इंडिविजुअल रुपीज़ में करें तो कितना आएगा आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इतना उसको पर मंथ इनकम आ रही है, पर ईयर इनकम आ रही है, तो गरीबी रेखा के वो नीचे नहीं है। अगर इससे कम है तो गरीबी रेखा के अंदर में आता है। तो तेंदुलकर ने कमेटी ने इस रिपोर्ट पे बनाई थी। लेकिन याद रखना, तेंदुलकर कमेटी ने कुछ रिफॉर्म भी किए थे, क्योंकि सिर्फ जो है पहले उसमें फिर कई गुड्स को इंक्लूड किया था, ठीक है। मल्टी पावर्टी इंडेक्स कहा जाता है। तो MPI मल्टी पावर्टी इंडेक्स में इसने बेसिकली कई आइटम्स, एजुकेशन को भी, हेल्थ को भी और मेडिसिन को भी, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया था, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद क्लास एक दूसरी कमेटी आती है, तेंदुलकर कमेटी जो है पॉवर्टी लाइन को 2004-05 के लिए जो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पे, बाद में परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पे 33 रुपीज़ पर डे की बात किया है, कि बोला कि 33 रुपीज़ पर डे पर पर्सन अर्न करने वाला व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के बाहर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 33 रुपीज़ अगर वो अर्न कर रहा है तो वो पर्सन जो है ये 2400 करोड़ को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर बाद में क्लास इसमें बड़ा विरोध हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, इसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद क्लास 2012 में रंगराजन कमेटी आई है। तो रंगराजन कमेटी ने अपनी अलग से रिपोर्ट दिया, और इन्होंने तो हद कर दी। इन्होंने तो कहा कि 22 रुपये पर डे पर पर्सन अर्न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है। 22 रुपये से कम है तो बिलो गरीबी में आ जाएगा, और 22 रुपये से ज़्यादा है तो बिलो पॉवर्टी से बाहर है। तो रंगराजन कमेटी 2012 में आई, इसको अच्छे से पढ़ना आपको क्लास। फिर इसके बाद एक अलग कमेटी आई, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को एस्टिमेशन करता है। तो ये आपने सुना होगा URP और MRP कहा जाता है। तो मिक्स रिकॉल पीरियड इसको बोला जाता है क्लास, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्लास। जो नेशनल सैंपल सर्वे ने है, इसने 2 मेथड लिया क्लास। कौन सा लिया? एक लिया URP, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और इसमें लिया MRP, मिक्स रिकॉल पीरियड। तो जो URP रिकॉल पीरियड था, इसमें था कि क्लास पिछले 30 दिनों में, ये 30 डे की बात करता है, पिछले 30 दिनों में। और ये मिक्स रिकॉल पीरियड होता है 365 डे, पूरे साल की बात करता है। तो 365 दिन की अवधि के लिए इसमें सारी चीज़ें, गुड्स हो गया, जितनी चीज़ें हैं वो रिकॉल करके पूछता है कि पिछले 1 साल में आपने किस पर कितना खर्चा किया, जूते चप्पल टिकाऊ, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन पे, सब पे कितना खर्चा किया। और ये सर्वे करता है कि भैया पिछले 1 महीने में आपने क्या क्या कितना एक्सपेंडिचर किया। तो आपको रिकॉल पीरियड मतलब याददाश्त के बेस से बताता है। तो ये 2 सर्वे मेथड थे, URP MRP। ये 30 डे होता है रिकॉल पीरियड, ये होता है 365 डे रिकॉल पीरियड। अब इसके बेस पे NSSO के बेस पे अलग तरीके से इसने पॉवर्टी इंडेक्स अपना बनाया। और इसने बोला कि अगर मैं URP की बात करूं, यूनिकॉल रिकॉर्ड पीरियड की बात करूं क्लास, तो URP के बेस पे था कि इन्होंने बताया, मैं डेटा लिख रहा हूं, इन्होंने बताया कि 2004 एंड 05 में, 2004-05 में टोटल जो है 27.5% जो पॉपुलेशन
गरीबी रेखा में आती थी, मतलब 27.5% लोग गरीब हैं भी। और इसमें से देखा जाए तो कहते हैं कि इसमें से 27% में थे 28.3% रूरल एरिया में और 25.7% जो है अर्बन एरिया में गरीबी थी। किसके बेस पे? यूआरपी के बेस पे यहाँ। और जब मिक्स रिकॉल पीरियड के बेस पे देखा जाए तो इन्होंने बोला कि पूरे जो देश में गरीबी थी वो तो कितनी थी? 21.8%। 21.8% पूरे देश में गरीबी है। किसके बेस पे? एमआरपी के बेस पे। और इसके बेस पे इन्होंने डिसाइड किया कि भैया 21.8% जो है रूरल एरिया में और 21.7% जो है अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन है, लोग गरीबी हैं। तो ये गरीबी का स्तर जो है एनएसएसओ ने ये बताया। और इसके भी और राउंड चलते गए, 61 राउंड था इसका रिजल्ट था, फिर 66 चल रहा है, अभी लेटेस्ट कुछ और चल रहा है। तो एनएसएसओ इस बेस पे अपने पॉवर्टी का जो है डिफाइन करता है क्लास था। ओके, फिर इसके बाद इंटरनेशनल प्राइस आपने सुना होगा, आपने बताया अभी, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक ADB एशिया की, ये $1.25 पर डे की बात करता है कि इससे कम पाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होगा। ठीक है, तो क्लास ये तो था एक एस्टिमेशन, मतलब हमको ये बताना चाहते थे कि प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी कमेटी आई और कौन कौन से अपना डेटा के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या बताने का प्रयास किया। तो ये तो था क्लास, लेकिन आपको बेसिकली याद कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। और आता है कि वेरियस पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या क्या रहे, तो आप इस बेस पे डिसाइड करते जाना। एक लास्ट में लिखा देता हूँ क्लास, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आप इसको समझ लेना। और अभी क्लास वेरियस जो कमेटी थी, अलग अलग कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम आपको दिखा सकते हैं कि जो कहते हैं कि 1993-94 में जो है लकड़ेवाला कमेटी के अकॉर्डिंग जो है रूरल एरिया में 37.3% गरीबी थी, वहीं पर टोटल गरीबी देश में जो है 36% की बात करता था। और अगर 1993-94 के ईयर में बात करें तो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 45.8% गरीबी थी देश में। ठीक है, यही 2004-05 में लकड़ेवाला कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 27.5 हो गई, लेकिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग 37.22% गरीबी हो गई। अलग अलग, क्योंकि इसका एस्टिमेशन अलग था, इसका एस्टिमेशन अलग था। क्योंकि यल के जो कमेटी थी, ये कौन सी लकड़ेवाला कमेटी जो है रूरल एरिया, अर्बन एरिया के लिए कौन सा लेता है, अलग अलग इंडेक्स लेता है, लेकिन तेंदुलकर अलग लेता है। अगर यहाँ पर एनएसएसओ का हमने नहीं लिखा है, एनएसएसओ के बेस पे। और अगर इसके बाद जो है रंगराजन कमेटी आती क्लास, तो 2009-10 के लिए तेंदुलकर ने रिपोर्ट दिया कि भैया देश में जो है 28% गरीबी रह गई है, 37 से 28 पे आ गए। और 2011-12 के लिए तेंदुलकर कहता है कि 21.9 देश में गरीबी आ गई। वहीं पर देश में रंगराजन की बात करता है, तो रंगराजन कहता है कि जो 2009-10 में जो देश में गरीबी थी 38.2% थी और 2011-12 में 29.5% गरीबी थी। तो किस आंकड़े को किस आंकड़े को सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो एस्टिमेशन है, इन्होंने 33 रुपीज़ माना था और इसने कितना माना है, 20 रुपीज़ माना है। और अलग अलग बेस था इनका डिसाइड करने का। तो क्लास तो आपको तो डेटा याद करना है, तो आप थोड़ा सा इस डेटा को माइंड में रख लेना। और ये पॉवर्टी एस्टिमेशन के डेटा हो गए। क्लास बहुत लंबा क्लास हो गया आपका। आपको क्या पढ़ना है क्लास, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की डिफाइन कैसे करना है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सारे पॉवर्टी की डिफाइन करने के बाद आपको दिखाना है कि वेरियस एस्टिमेशन कौन कौन से आए। ठीक है, ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको समराइज़ करने के लिए कोशिश किया हूँ। ये एस्टिमेशन, इनके तरीके बता देना, और तरीके के बाद जो है मेन जो है ग्राफ दिखा देना कि करंट में देश में इतनी पॉवर्टी का इंडेक्स चल रहा है। क्योंकि हमारे पास अभी डेटा 2011-12 के लिए अवेलेबल है, अभी कोई कमेटी अभी लेटेस्ट का कोई ऐसा डेटा आया नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकें कि देश में पॉवर्टी का जो है कमी आई है, रिमूवल आई है। ये सारी बातें आपको लिखना है क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम करें क्लास रीजन ऑफ पॉवर्टी क्या होते हैं और कौन कौन से स्टेप लेना चाहेंगे जिससे हमारे पॉवर्टी को
रिडक्शन करने में हेल्प हो सके। और फिर इसके बाद हम बहुत सारे वेरियस प्लान भी पढ़ेंगे। क्लास थोड़ा सा बोरिंग क्लास रही होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ वो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन।